आज के शो में। महंगाई बढ़ने का सिलसिला थम ना सका। खाने पीने की 24 अशिया की कीमतों में इजाफा। यकसा निसाबे तालीम की हुकूमती पॉलिसी, क्या पब्लिशिंग इंडस्ट्री की तबाही का मंसूबा। मुकामी गाड़ियों पर डिलीवरी के 90 दिन के अंदर फरोख्त पर 2 लाख रुपए टैक्स आयद। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। महंगाई में इजाफा हुकूमत की तरफ से अभी ताज़ा तरीन तो यह है जी, इकदाम का कहा गया है कि आप एडिबल ऑयल के ऊपर जो ड्यूटीज़ हैं उसकी हम करें। आप जो फाइनेंस कॉस्ट आ रही है वीट प्रोक्योरमेंट पे वज़ीर साहब की तरफ से एक इजलास हुआ है माशी टीम का, और अहम तरीन फैसला हुआ है कि सब में बड़ा फैसला तो नाज़रीन ये हुआ है कि जो ओगरा ने रिकमेंडेशन दी थी कीमतों में इजाफे की पेट्रोलियम मसनूआत की, उस हवाले से बड़ी डेवलपमेंट हुई है क्योंकि तकरीबन 2.5 माह में 11 रुपये से ज़्यादा इजाफा पेट्रोल की प्राइसेस में हो चुका है। तो अभी तक की जो इतलात है उसके मुताबिक तो इजाफे को उस वक्त मुस्तरद किया है वज़ीर साहब ने, इस समरी को जो ओगरा ने मूव की थी, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और करना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि जो अशिया में अब आपके सामने पढ़ने लगा हूँ जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, आप रिटेल मार्केट में पूछे, होलसेल में, वो कहते हैं तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है इसलिए हमने कीमतें बढ़ा दी हैं। भाई तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से चलें, क्या क्या अंडे भी तेल इस्तेमाल करते हैं, क्या चिकन में भी ये तेल इस्तेमाल होता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है, लेकिन इतना इजाफा हो गया। महंगाई में तकरीबन 0.81% का इजाफा हुआ जो पिछले हफ्ते में आपकी वीकली इन्फ्लेशन रही। चीनी, आटा, चिकन, अंडे, चावल एक हफ्ते के दौरान महंगे हुए। दालें, घी, कुकिंग ऑयल, लाल मिर्च, चावल एक हफ्ते के दौरान महंगे हुए। मजमूई तौर पर 24 अशिया खुर्दनोशी की कीमतें बढ़ी और एक हफ्ते के दौरान चीनी 3 रुपये 37 पैसे और घी की फी किलो कीमत में 3.5 रुपये का इजाफा हुआ। चिकन की फी किलो कीमत में औसतन 11 रुपये 47 पैसे इजाफा हुआ। अंडे की फी दर्जन औसतन कीमत 6 रुपये 80 पैसे का इजाफा जो है इसमें हुआ है और फी दर्जन अंडे 150 रुपये हो गए। अब अगर आप देखें किसी भी माहिर मईशत से पूछें, इकोनॉमिस्ट से पूछें, आप ये सवाल पूछें जी कि आखिरकार क्यों कीमतों में इजाफा होता है, तो वो आपको बोलेगा कि डिमांड सप्लाई इज नॉट द रीज़न। डिमांड सप्लाई एक रीज़न हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा है कि यहाँ पे जो मिडिल मैन माफिया है वो पैसे बना रहा है, दबा के पैसे बना रहा है इस पर। और अगर 50% तक रीज़न बताया जाए तो वो यही है कि जो मिडिल मैन है जो इस पर फार्मर से खरीदता है और आगे बेचता है, वो इस पर मुनाफा बना रहा है नाजायज़ बड़े पैमाने के ऊपर, जिसकी वजह से ये सारा कीमतों में इजाफा नजर आ रहा है। तो हुकूमत को अगर कोई क्रैकडाउन करना है, और ये हुकूमत हो या इससे पहले कोई भी हुकूमत रही हो, वो मिडिल मैन को कंट्रोल कर ले अगर, तो महंगाई पे काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। और मिडिल मैन ही है वो जो मेन मुनाफा इस वक्त कमा रहा है। तो ये तो एक अहम स्टोरी है जो आपके सामने रखी महंगाई के हवाले से। लेकिन एक और अहम तरीन बात की तरफ आते हैं, एक स्टोरी जो आज हम आपके सामने रखने लगे हैं, वो मुल्क में यकसा निसाब तालीम के हवाले से। अब इस सिलसिले में 26 जुलाई 2020 को जो वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद साहब उनकी तरफ से तकरीर हुई कौमी असम्बली में, जब उन्होंने कहा कि हमने जो इस पर यकसा निसाब तालीम यानी एक निसाब एक किताब नाफिज कर दिया है और इस सिलसिले में पॉलिसी के तहत निसाब तालीम तब्दील कर दिया गया। और अगले साल 2021 से उन्होंने 3 फेजेस दिए थे। उन्होंने एक 1 से लेकर 5 क्लास का दिया था कि निसाब तालीम चेंज हुआ है, एक 6 से 8 क्लास का जो 2022 से होना है, और फिर एक नवी से 12वीं क्लास का जो है इस बात उन्होंने कहा 3 फेजेस में कहा गया कि ये निज़ाम तालीम चेंज होगा। लेकिन इसके बाद निसाब को चेंज करने से जो आपकी पब्लिशिंग इंडस्ट्री पे क्या इसका नुकसान होने लगा है, क्योंकि हम करप्शन पे स्टोरी करते हैं तो हाथ मिली कि इस पूरे मामले से बिलखुसूस पंजाब हुकूमत के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनको फ़ायदा पहुंच सकता है। अब ये इस पर कौन लोग हैं और क्या मामला है, इस पर सवाल उठाते हैं और इस स्टोरी को कवर करते हैं फवाज नियाज साहब जो कि प्रेसिडेंट टेक्स्ट बुक पब्लिशर एसोसिएशन के प्रोग्राम में साथ मौजूद है। फवाज नियाज साहब, आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये बताएं ये माजरा क्या है, क्योंकि मैंने जो आपका जो अब तक समझा है मौक़िफ़, आप लोग कह रहे हैं कि थोड़ा टाइम और दे दें हमें तो हम शायद बेहतर कर सकते थे, लेकिन मसला टाइम का है या मसला करप्शन का है, कोई पैसे बना रहा है इसके अंदर, किसी का फ़ायदा मनपसंद अफराद को पहुँचाया गया पब्लिशर्स को? फवाज साहब। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। आपने जो अभी एक मिडिल मैन का वर्ड यूज़ किया, ये मिडिल मैन का जो प्रॉब्लम है ये हमारे पूरे मुल्क को एक ऐसी नहज पे लेके जा रहा है कि हम सब परेशान हैं। कारोबारी कम्युनिटी जो है वो ख़ास तौर पे मेरा पब्लिशिंग ट्रेड, ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम की जो इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जैसे बात हुई, मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा पीछे जाऊँगा। सिंगल नेशनल करिकुलम की हम सब सारा ट्रेड बहुत ज़्यादा इसको बहुत अप्रिशिएट करता है और ये बहुत अच्छा है कि सिंगल नेशनल करिकुलम होना चाहिए। लेकिन सिंगल नेशनल करिकुलम की इम्प्लीमेंटेशन के जो प्रोटोकॉल्स हैं, उन प्रोटोकॉल्स को इस वक्त मेरे ख्याल में बाईपास किया गया है।
अब इस वक्त जो मैं आपको सिर्फ एक चीज बता दूं कि जो किताब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड एक अदारा है जो कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसका काम है हमारे कंटेंट को रेगुलेट करना। अब जब पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को कंटेंट की जगह वो हमारे बिजनेस को रेगुलेट करने जा रहे हैं। अब जो किताब का एक एनओसी लिया जाता है हमारे से, वो वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने एक और अहम तरीन डेवलपमेंट रखे हैं जो एक ऑर्डिनेंस के बाद टैक्स के हवाले से अहम कानून में कुछ रद्द-बदल हुआ है। और ये ओन मनी कल्चर जो गाड़ियों में इस वक्त है कि जिस तरीके से यहाँ पर भी करोड़ों अरबों रुपए कमाए जाते थे और ये सारा ब्लैक मार्केट होता था, ये सारा पैसा जो कि ना इस वक्त एक्सचेकर को मिलता ना कुछ मिलता, लेकिन इसके जरिए कार मैन्युफैक्चरर्स, इसके जरिए मिडिल मैन माफिया जिसका अभी जिक्र हो रहा था, वो बुक्स के हवाले से जिक्र हो, वो आपके अशिया खुर्दोनोश के हवाले से जिक्र हो या गाड़ियों के हवाले से जिक्र हो, ये तमाम ये मिडिल मैन माफिया इस पर जो है ये किस तरह इनकम बनाता है, इसमें ओन मनी भी एक इंपॉर्टेंट इस पर किरदार अदा करता है। वो गाड़ियां जिनकी बुकिंग पीरियड लंबा होता है उनको बुक कर दिया जाता है, फिर लेकर उनको अगर आपको ऑन स्पॉट चाहिए तो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक ओन मुकामी गाड़ियों के ऊपर जो है इस वक्त लिया जाता है। अब इसके खात्मे के लिए, इस कल्चर को आप कह सकते हैं इसकी हौसला शिकनी के लिए एक ऑर्डिनेंस के जरिए इस पर कुछ रद्दोबदल किया गया। अब एक टैक्स नाफिज किया गया है, अगर गाड़ी मिलती है उसकी डिलीवरी के 90 दिन के अंदर अगर गाड़ी फरोख्त होती है तो उस पर 2 लाख रुपए, अब ये जो स्लैब्स हैं ये आपके सामने रख देते हैं, 90 दिन के अंदर फरोख्त पर तकरीबन 2 लाख टैक्स आयद है। 1000 सीसी के इंजन की गुंजाइश रखने वाली गाड़ियों पर 50,000 है। 1000 सीसी से 2000 सीसी की रेंज में जो गाड़ियां हैं उन पर 1 लाख रुपए टैक्स है, और 2000 सीसी और इससे ज्यादा इंजन की गुंजाइश रखने वाली गाड़ियों पर 2 लाख रुपए टैक्स आयद किया गया। यानी 50,000 से लेके 2 लाख रुपए तक ये टैक्स जो है नाफिज किया गया है। क्या ओन कल्चर इससे खत्म होगा जिसकी वजह से ये किया जा रहा है? एचएम शहजाद साहब ऑटो डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन है, साथ मौजूद हैं। एचएम शहजाद साहब, क्या कोई फर्क पड़ेगा या ये मामला चलता रहेगा ऐसी ब्लैक मार्केटिंग गाड़ियों के हवाले से? सफान, ये बिल्कुल चूहे बिल्ली का खेल खेल रही है हुकूमत। और देखें, हुकूमत वक्त इंतहाई पावरफुल होती है, और जब हम बेनामी गाड़ियों को रजिस्टर अपना बुक करेंगे तो ये सारी चीजें तो होंगी। अब आपने ये कह दिया कि जी 90 दिन के अंदर अगर कोई गाड़ी बेचेगा तो वो 50,000 से लेके 2 लाख रुपए देगा। शाह साहब का राब्ता मुनक़ता हुआ है, अहम तरीन डेवलपमेंट है टैक्सेस के हवाले से, और आपके साथ शेयर करें क्योंकि मुकामी जो गाड़ियां हैं उनकी डिलीवरी के हवाले से 90 दिन के अंदर अगर वो गाड़ी फरोख्त होती है तो उस पर अप टू 200,000 टैक्स है, जिसमें 1000 सीसी की गाड़ी पर 50,000 रुपए टैक्स है, 1000 से 2000 सीसी की गाड़ी के ऊपर तकरीबन 1 लाख रुपए टैक्स है, और 2000 सीसी गाड़ी के ऊपर तकरीबन 2 लाख रुपए टैक्स है। शहजाद साहब, आप क्या कह रहे थे? आप कह रहे हैं चूहा बिल्ली का गेम क्यों कह रहे हैं इसको शहजाद साहब? बात यह है कि अंधे को हम कह रहे रास्ता दिखाएंगे और काने को कह रहे कि तू अपनी मर्जी से चला जा। देखो, ऐसा नहीं होता। हुकूमत वक्त क्यों नहीं एक फैसला करती कि आप ओरिजिनल बायर के अलावा गाड़ी सेल नहीं करेंगे? इन्वेस्टर की हिम्मत नहीं आने की। इन्वेस्टर के नाम पर जो गाड़ियां बुक होती हैं वो बेनामी गाड़ियां बुक होती हैं। एक एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर 100, 200, 500 गाड़ियां बुक होती हैं। क्यों नहीं हुकूमत इन चीज पे हाथ डालती? कहां पड़ी है वो एजेंसीज जो ये सब कुछ रोक सकती हैं? तो मैं ये तो कहूंगा ना कि कौन सा खेल खेला जा रहा है? हुकूमत वक्त से भी कोई पाकिस्तान के अंदर कोई और हुकूमत है क्या? तो ये बात, आप बात को समझ लें कि हुकूमत चाहे तो ये फौरन खत्म हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ हुकूमत अपनी रेट दिखाए कि जी आज के बाद आप जो है इन्वेस्टर की गाड़ी बुक नहीं करेंगे, ओरिजिनल बायर जो खरीदार है उसकी गाड़ी आप बुक करेंगे। आप तो दोबारा नजला अवाम पर ही डाल रहे हैं। नहीं तो कि अगर वो बेचारा ब्लैक में भी गाड़ी खरीद लेता है, नजला अवाम पर किस तरह से शहजाद आएगा? मिसाल के तौर पे कोई गाड़ी लेके अगर उसको 90 दिन में फरोख्त करना है, अवाम पर कैसे नजला आएगा? कोई आम आदमी तो 90 दिन के अंदर गाड़ी दोबारा फरोख्त नहीं करता। अगर मजमूई तौर पे सोच समझ के गाड़ी ले रहे हैं उस पर जी, फिर वो क्यों बेचेगा 90 दिन में? सफान, तुम्हारे नाम पे गाड़ी निकली है ना, हम तुम्हारे नाम पे ही गाड़ी रजिस्टर करके चलाते रहेंगे। एक अंडरटेकिंग लिख के दे देंगे 100 रुपए के कोर्ट पेपर के ऊपर, आप क्या कर लेंगे? ये हल नहीं है। हल ये है कि इनको पाबंद किया जाए कि ओरिजिनल खरीदार के अलावा गाड़ी बुक ना हो। बस मुझे ये बात समझ में आती है, ये बात नहीं समझ में आती। ये तो बहुत सारे आज तक यही होता चला आ रहा है ना। आपके नाम पे गाड़ी निकली है, गवर्नमेंट का प्रेशर आया तो आप ही के नाम पे गाड़ी रजिस्टर करा ली, तो आप ही के नाम पे रिकॉर्ड जा रहा है। 90 दिन के बाद हम अपने नाम पे करा लेंगे।
तो ये तो मसले का हल नहीं है। ये तो आप जो है आप ब्लैक मार्केटिंग को फरोग दे रहे हैं, बल्कि और डेंजरस काम करने जा रहे हैं आप। लेजिटिमाइज कर रहे हैं एक तरह से, यानी 90 दिन तक आप गाड़ी चलाएं उसी आदमी के नाम पे जिसके नाम पे गाड़ी निकली है, फिर 90 दिन बाद उसको अपने नाम पे ट्रांसफर करा लें और इस तरह से आप पैसे से बच जाएं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी आपको देना है उससे बच जाएंगे। तो फिर सर ये तो यानी आपकी मार्केट के अंदर ये प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाएगी, ये इस लूप होल को इस पर, और ये तो वैलिडेट हो जाएगा, एक तरह से लीगल हो जाएगा सारा मामला। सर ये तो मैं आपको यही तो समझाना चाह रहा हूं। मैं ये कहता हूं जितनी भी कंपनीज हैं जो ये ब्लैक मार्केटिंग में लगी हुई हैं, आप क्यों नहीं वहां पर ये चेक एंड बैलेंस करते हैं कि ये ओरिजिनल बायर, ओरिजिनल जो खरीदार है उसकी गाड़ी बुक क्यों नहीं हो रही? फर्स्ट स्टेज के ऊपर आप ये ऐसा काम क्यों नहीं करते? आप ऐसी क्यों नहीं लुगत अपनाते कि जो खरीदार आ रहा है, ओरिजिनल बायर है, उसी के नाम पे गाड़ी बुक हो? बस मुझे इतनी समझ में आती है। बाकी ये सारी प्रैक्टिस है जो ये बता रहे हैं। इस सिलसिले में हुकूमत ने कुछ कहा है आपसे? जी सफान जी शाह साहब, देखिए हमने तो ये आज की अखबारों में 3-4 दिन से अखबारों में 1 महीने पहले ये प्लान किया गया, से कोई फायदा नहीं होगा। आप जो है एक और गलत काम करने की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, हमें इस वक्त रोकना है लोकल असेंबलरों को उन जो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि वक्त इख्तिताम पे पहुंच रहे सेगमेंट का। मैं शुक्रिया अदा करते हुए शाह साहब का हम वाइंड अप की तरफ बढ़ेंगे। आप मिनट हमारे साथ रहेगा नाज़रीन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आज आपके सामने 2 या 3 जो अहम स्टोरीज रखी हैं। सब में मामला और माजरा यही था कि मिडिल मैन बीच में कमा रहे हैं और टेक्स्ट बुक के हवाले से एक इम्पोर्टेंट जो यकसा निज़ाम तालीम के हवाले से हुकूमती फैसला और पंजाब हुकूमत का पंजाब एजुकेशन मिनिस्ट्री पे अहम सवालात हैं। इस पर डिटेल प्रोग्राम आगे भी हम चल के करेंगे। आज वक्त की कुछ किल्लत थी जिसकी वजह से ज़्यादा गुफ्तगू नहीं हो सकी। और गाड़ियों के हवाले से आपने जाना कि अगर हुकूमत ने एक फैसला किया है तो उसका तोड़ जो है वो डीलर्स निकाल चुके हैं और वो किस तरह से होगा कि गाड़ी की जो ओरिजिनल जिस नाम पर गाड़ी निकाली जाएगी वो उसी लेटर के ऊपर नाम पे चलता रहेगा मामला, और 90 दिन बाद यानी जब ये टैक्स का पीरियड निकल जाएगा उसके बाद वो गाड़ी जो है ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो यहाँ पर हर चीज़ का तोड़ तो मौजूद है। जो करप्ट लोग हैं, जो टैक्स बचाना चाहते हैं, टैक्स चोर हैं, वो हर तोड़ पहले से सोच के बैठे होते हैं। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर। आपके सामने एड्रेसेस फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।